गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के सारे बच्चे आके बैठ चुके हैं जी। वो बात अलग है, धीरे धीरे डेली बेस पे बच्चे लाइव कम होते जाते हैं। उनको लगता है कि अब यूट्यूब पे अपलोड तो होगी तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बच्चों को ना अब ये भी लगता है कि चल मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं ये तो हम कभी भी कर लेंगे। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, आप कभी भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां जहां मिस्टेक होंगी आपने उस मिस्टेक को सही करना है, क्योंकि आंसर जो लिख के आने हैं ना वो एज पर रिवाइज लो लिख के आने हैं। अगर आप पुराने आंसर लिख के आओगे आपके एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आप ये मत कहना कि सर मॉड्यूल में आंसर ये था तो हमने सेम लिखा, फिर नंबर क्यों नहीं मिले। ठीक है जी। चेक करो, लास्ट क्लास में जो हमने कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर किया था उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर गलत थे, जिसको हमने रिवाइज किया था। और इवन आज जो हम चैप्टर करेंगे ना, टाइम ऑफ सप्लाई, आपको दिखाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दिए हैं। बाकी सबके आंसर सही हैं बट एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो आज हम एक तो टाइम ऑफ सप्लाई और एक वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करूंगा जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं वो चैप्टर एक बार रिवाइज करके आए होंगे। जो आज नए बच्चे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 2 सेशन प्रोफेशनल वाले एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद सेशन देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 7 आज हमें स्टार्ट करना है जी। आज हमें 2 चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, एक तो टाइम ऑफ सप्लाई और एक आपका चैप्टर है वैल्यूएशन। दोनों चैप्टर आपके बिल्कुल आसान है, बट एग्जाम में चांसेस ज्यादा जो हैं टाइम ऑफ सप्लाई के भी हैं और वैल्यूएशन के भी हैं। इन दोनों में से ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म बन सकता है। अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन किस तरह से दिए हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब मैं आपके सामने मॉड्यूल खोलने जा रहा हूँ जी। अभी आपका मॉड्यूल है, रिवाइज मॉड्यूल है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम करेंगे सीए वाले और सीएमए वाले, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इधर देखो ध्यान से, अब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा ना जी, अब एक बार चेक करना जी। चैप्टर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, एक बार चैप्टर की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी हुई है, टाइम ऑफ सप्लाई। अब एक बार ना फटाफट से क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करा दूं। याद करो, टाइम ऑफ सप्लाई में आपने क्लास में 3 सेक्शन हमने कंप्लीट किए थे, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 12 किस केस में लगेगा कि अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई करेगा उस केस में पीओटी क्या निकालेगा, सेक्शन नंबर 12 आपको बताएगा। अगर कोई पर्सन सर्विस की सप्लाई करेगा उस केस में पीओटी कैसे होगा, सेक्शन नंबर 13 में लिखा होगा। और अगर किसी केस में जीएसटी का रेट चेंज होगा वहां पे पीओटी कैसे निकलेगा, वो सारी की सारी बातें 14 की होती है। अब ये सारी बातें हमने क्लास में सही ढंग से डिटेल में की हैं। आज हमें चेक करना है कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने सेक्शन नंबर 12 के, 13 के या 14 के, वो किस तरह से बनेंगे, वो सारी बातें आज हम देख लेंगे। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया हुआ है। अब इसके आंसर मैंने छुपा दिए हैं क्योंकि आप नालायक बच्चे हो। आप पहले आंसर देख लेते हो, तो आंसर आपके सामने नहीं है। आंसर आपको बताने हैं, फिर चेक करेंगे हमारा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। एक बार चेक करना, एग्जाम्पल नंबर 1 ये बात कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में ना क्लियरली मेंशन कर दिया, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट और मेकिंग अवेलेबल। अपने आप बोल दो जी। अब अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन नंबर 12 का है जी। ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन नंबर 12 का है। एक बार सोच के बोला, सेक्शन नंबर 12 में 12(1) था, 12(2) था, 12(3), 12(4), 12(5), 12(6। याद करो, मैंने कहा था 12(1) हमारे किसी काम का नहीं है। अगर कोई गुड्स की सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी 12(2) में कवर होगी। अगर गुड्स की सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होगी 12(3) में कवर होगी। अगर वाउचर वाले केस होंगे 12(4) में कवर होंगे जी। रेजिडुअरी केस होंगे 12(5) में कवर होंगे। और जो एडिशनल कंसीडरेशन रिसीव होगा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, चार्जेस हो गया, उसका पीयूटी कैसे निकलेगा, वो सारी बातें 12(6) के अंदर होंगी। ये सारी बातें हमने क्लास में कंप्लीट की थी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो गुड्स की सप्लाई मेरी फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं उसका पीओटी कैसे निकलेगा। याद करो, फॉरवर्ड चार्ज के वाले केस में पीओटी निकल के आएगा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, या तो वो दिन, सर बातचीत नहीं करनी, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया था वो दिन, या जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख होगी ना वो दिन जो होगा, इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। और ये बातें मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका था कि गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट हमारे किसी काम की नहीं होती। अब एक बच्चा कहता है, यार सर ने कहा तो था इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। वो सारी की सारी बातें हमने सर्विस वाले केस में की थी, गुड्स वाले केस में नहीं की थी। सर क्लास के अंदर मैंने कहा भी था कि भैया गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करनी। गुड्स वाले केस में अगर केस मेरा फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा ना तो 2 केस चेक करोगे। एक तो इनवॉइस आपने कब इशू किया,
और सेकंड इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या है, इन दोनों में से जो भी आपकी अर्लियर होगी ना वो पीओटी निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान देना। अब इनवॉइस इशू करने की पूरी क्लास मुझे आंसर देगी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं चैट बॉक्स में आंसर देना जी। इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी वो डिपेंड किस पर करता है कि आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। अब याद करो मैंने कहा था जी, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा उस केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होती है जो आपके रिमूवल की डेट होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना होगा। और अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा ना उस केस में पीओटी निकल के आएगा जो डेट ऑफ डिलीवरी होगी, डिलीवरी की डेट या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना होगा। तो बच्चा ये बात कहता है सर हाँ ये बात तो ध्यान आ गई, आपने कहा था कि अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो डेट ऑफ रिमूवल या उससे पहले इनवॉइस इशू करना होगा, और अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा तो फिर डेट ऑफ डिलीवरी या उससे पहले इनवॉइस इशू करना होगा। तो फिर ये वाला केस हमारा कौन सा है, ये केस हमारा फॉरवर्ड चार्ज का है, और फॉरवर्ड चार्ज में उसका है अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा। अब सोच समझ के बोला जी, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो पीओटी क्या निकल के आएगा, जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे वो, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख होगी, लास्ट तारीख क्या होगी, डेट ऑफ रिमूवल या उससे पहले। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने हमें क्वेश्चन दिया जी, उसने कहा जी डेट ऑफ रिमूवल आपको दी हुई है, डेट ऑफ इनवॉइस आपको दी है, डेट ऑफ पेमेंट आपको दी है। सोच समझ के बोलना, क्या डेट ऑफ पेमेंट मेरे किसी काम की है, डेट ऑफ पेमेंट मेरे किसी काम की नहीं है सर। सर याद करो मैंने क्लास में पहले भी कहा था डेट ऑफ पेमेंट मेरे किसी काम की नहीं है। वैसे क्वेश्चन आपका पुराना दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने वही काम कर दिया, वही काम कर दिया, पुराना क्वेश्चन दे दिया जी। यहाँ पे 17 की जगह ना अब 2020 आएगा, बस ये बात ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है। पुराने टाइम में जब, ध्यान रखना, जब जीएसटी बना था उस टाइम गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट चेक करते थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब जीएसटी आया था 17 के अंदर उस टाइम गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट चेक करते थे, फिर बाद में अमेंडमेंट आ गई है। अब जो लेटेस्ट लॉ है वो ये बात कहता है गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट हमारे किसी काम की नहीं होती। तो हम किसकी बात करेंगे, लेटेस्ट लॉ की बात करेंगे। तो अगर मैं लेटेस्ट लॉ की बात करूंगा ना तो ये वाली डेट मेरे किसी काम की नहीं है, ये पेमेंट की डेट मेरे किसी काम की नहीं है। अगर ये सर्विस वाला केस होता फिर पेमेंट चेक करता, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करूंगा। बच्चा कह रहा है सर फिर गुड्स वाले केस में क्या चेक करोगे, गुड्स वाले केस में कुछ नहीं करना, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा बस वो पीओटी निकल के आएगा। अब मुझे फटाफट से बोल दो, इनवॉइस आपने इशू किया 20 अक्टूबर को और रिमूवल की डेट है 25 नवंबर, तो इनमें से अर्लियर क्या निकल के आ रहा है 20 अक्टूबर, तो पीओटी क्या निकल के आएगा 20 अक्टूबर। एक बार चेक कर लो जी, आंसर आपका दिया हुआ है 20 अक्टूबर, आंसर मैंने शो कर दिया जी 20 अक्टूबर, दैट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में, इनवॉइस आपने इशू किया है 2 दिसंबर को, इनवॉइस कब इशू किया जी 2 दिसंबर को, और रिमूवल की डेट है 25 नवंबर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 25 नवंबर और 2 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर क्या बनेगा जी 25 नवंबर, तो पीओटी क्या निकल के आएगा 25 नवंबर। आप आंसर चेक कर सकते हो। अब एक बच्चा कह रहा है क्या नाम है आपका, विशाल। विशाल कह रहा है यार तो फिर पेमेंट की डेट हमें गुड्स वाले केस में चेक नहीं करनी होती क्या, क्योंकि लॉ में तो हमने कहीं पढ़ा था पेमेंट की डेट चेक करते हैं। सर जो लॉ में आपने पढ़ा था आपने साथ में ये भी पढ़ा होगा कि पेमेंट की डेट जब जीएसटी स्टार्टिंग के अंदर बना तब चेक करते थे। अगर आपको बताओ आज से 3 साल पहले ही पेमेंट की डेट खत्म हो चुकी है। फॉरवर्ड चार्ज अगर गुड्स में कवर होगा, मैं दोबारा बोल, मैं रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज में कवर हूं तो पेमेंट की डेट मेरे किसी काम की नहीं। हाँ अगर मैं सर्विस वाला केस है फॉरवर्ड चार्ज है फिर पेमेंट चेक करूंगा, बट गुड्स वाले फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में पेमेंट की डेट मेरे किसी काम की नहीं होती। तो भैया पेमेंट की डेट एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दी है, पेमेंट की डेट पे मैंने क्रॉस मार दिया, वो मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों में से अर्लियर निकाल लो। अब चेक करो फटाफट से, 25 नवंबर और 2 दिसंबर, अपने बोल दो क्या बनेगा जी यहाँ पे 25 नवंबर, अर्लियर क्या बनेगा 25 नवंबर बनेगा। फिर आ गया 25 नवंबर और 2 दिसंबर, अर्लियर क्या बनेगा जी 25 नवंबर, 25 नवंबर बनेगा। फिर 25 नवंबर 2 दिसंबर, अर्लियर क्या बनेगा, अगले में भी 25 नवंबर बनेगा। 25 नवंबर 2 दिसंबर, बच्चा कह रहा है फिर क्या बनेगा 25 नवंबर बनेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, मतलब हर केस में तो सेम ही तो हमारा पीओटी बन रहा है। इन्होंने ना क्वेश्चन बनाने की कोशिश तो की आपके इंस्टीट्यूट ने, बट वो क्वेश्चन बन नहीं पाया। पता है इन्होंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश क्या की है, इन्होंने ना ये सोचा कि बच्चा पेमेंट की डेट देखेगा। चेक करो कई केसेस में ना पेमेंट की डेट सबसे पहले है। अब जहां पेमेंट की डेट सबसे पहले है, जब स्टार्टिंग में जीएसटी बना उस केस में पेमेंट की डेट पीओटी बनती थी। इन्होंने क्या किया, प्रोविजन तो नया डाल दिया बट क्वेश्चन चेंज करना भूल गए। तो मैं दोबारा बोलूंगा, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, इस बार के एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो जून हो चाहे वो दिसंबर हो, आपके एग्जाम में अगर गुड्स वाले केस में पेमेंट की डेट दी होगी आपको क्रॉस करके आना है।
आपको बस ये देखना है जी इनवॉइस कब इशू किया और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी। लास्ट डेट किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा नहीं करेगा। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो रिमूवल की डेट ले लेना, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा फिर डिलीवरी की डेट ले लेना, बस ये बात ध्यान देना। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एडवांस अंडर जीएसटी, जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। नोटिफिकेशन है 15 नवंबर 17, मतलब 15 नवंबर 17 के बाद से ही ये चेंज आ चुका है। 15 नवंबर 17 के बाद से ही ये चेंज आ चुका है कि पेमेंट की डेट गुड्स वाले केस में नहीं देखनी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 2017 नहीं दिया होगा, 2020 दिया होगा। और अगर सेम क्वेश्चन बन गया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सेम क्वेश्चन बन गया तो पेमेंट की डेट को क्रॉस करके इन दोनों में से अर्लियर जो होगा वो पीओटी आप निकाल के आओगे। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं यहां लिखता सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, हाँ जी, अगर मैं यहां लिख दूं सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर डेट ऑफ रिमूवल की जगह ना डेट ऑफ डिलीवरी आप लोगे। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल की डेट लोगे, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है फिर आप डिलीवरी की डेट लोगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब ये सारी बातें आपने डिटेल में क्लास में पढ़ी हुई हैं, हमने डिस्कस की हुई हैं, और मैं उन बातों पे नहीं आ रहा और उम्मीद करूंगा आप घर से पढ़ के भी आई हो। ठीक है जी, लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस एग्जाम्पल में कोई डाउट होगा जी मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल गिरा हुआ एग्जाम्पल है, बच्चों वाला एग्जाम्पल है। उसके बाद ना एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसमें ये क्वेश्चन ना मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट से फिर दोबारा गलत हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ना इन्होंने ये नहीं बताया कहीं पर भी कि अगर ये गुड्स की कंटिन्यू सप्लाई है तो वो कौन सा केस है। याद करो सर, हमने कंटिन्यू सप्लाई के कई सारे केस किए थे, हमने कंटिन्यू सप्लाई के कई सारे केस किए थे। अब वो केस कौन सा है उसने कोई नहीं बताया। ठीक है, उसने कोई भी नहीं बताया कि देखो उन्होंने क्या बोला, रिमूवल की डेट ये है, स्टेटमेंट इशू करने की डेट ये है, इनवॉइस की डेट ये है, पेमेंट की डेट ये है, कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। और इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाल के बता दिया, जो जिन स्टेटमेंट इशू की उस दिन या उससे पहले आपका पीओटी निकल के आएगा, देखो ये बता दिया जी। तो इन्होंने क्वेश्चन एजम्पशन बेस पे किया जी, इन्होंने क्वेश्चन एजम्पशन बेस पे किया है। इन्होंने ये एज्यूम किया है ये कंटिन्यू सप्लाई वो है जिसमें बार बार स्टेटमेंट इशू होती है। और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर ऐसी कंटिन्यू सप्लाई जिसमें बार बार स्टेटमेंट इशू होंगी तो जहां स्टेटमेंट इशू होगी उस दिन या उससे पहले आपका पीओटी निकल के आएगा, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आप चेक भी करोगे 2017 की बातें कर रहे हैं, तो मतलब पुराने क्वेश्चन उठा के इन्होंने नए मॉड्यूल में डाल दिए। ठीक है, अब अगर एग्जाम में अब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो अब ये क्लैरिफाई करेगा, अब ये क्लैरिफाई करेगा कि ये कंटिन्यू सप्लाई जो है वो किसकी बात कर रहा है। बट हाँ, अगर एग्जामिनर ने भी क्या किया, उठा के सीधा यही क्वेश्चन डाल दिया, अगर एग्जामिनर ने भी क्या किया, सीधा उठा के क्वेश्चन डाल दिया, आप एग्जाम में एजम्पशन लिख के आओगे जी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू सप्लाई उसकी बात कर रहे हैं जिसमें बार बार स्टेटमेंट इशू होती है। बार बार स्टेटमेंट मतलब जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू होती है, और जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू होंगी उस केस में पीओटी क्या निकल के आएगा, जो हमारे स्टेटमेंट की डेट होगी ना वो डेट हमारा पीओटी निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, इसके अंदर मिस्टेक है, पूरी क्लैरिटी नहीं है। बट अगर बन गया तो आपको एजम्पशन लेके आनी पड़ेगी कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये केस वो है जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू होती हैं, इसलिए पीओटी जो है फिर हमारी स्टेटमेंट की डेट निकल के आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक बार चेक करना जी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद अगर आपको आ रहा हो कि अगर कोई गुड्स हम सेल करते हैं अप्रूवल बेस पे, अगर कोई गुड्स हम सेल करते हैं अप्रूवल बेस पे, तो याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था कि अगर मैंने गुड्स आपको अप्रूवल बेस पे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रिमोट है, रिमोट आपको सप्लाई किया, मैंने कहा अप्रूव करके दे दो कि क्या ये रिमोट सही है नहीं है। अगर आप बोलोगे सही है तो फिर मैं पूरी सप्लाई ना इस रिमोट के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा 500 रिमोट मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करता हूं जी, मैं एक रिमोट बना के दिखा देता हूं, आप मुझे अप्रूवल दे देना। अगर आप मुझे अप्रूवल दे दोगे तो बैलेंस रिमोट होगा इस सेम बेस पे बना के दे दूंगा। आपने कहा ठीक है जी। मान लो मैंने कोई गुड सप्लाई किया अप्रूवल बेस के लिए कि आप मुझे अप्रूव करके दो, अगर कोई बच्चा घर से सही ढंग से रिवीजन करके आया है,
याद करो अप्रूवल बेस वाले केस में हमने क्लास में क्या लो किया था कि अगर आपने गुड सेल की है अप्रूवल बेस पे, तो जहां कंफर्मेशन आएगी ना, जिस दिन कंफर्मेशन आएगी वो दिन आपका पीओटी निकल के आ जाएगा। और अगर 6 महीने तक कंफर्मेशन नहीं आती, नहीं आ रही बात समझ में? सर अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेस होगा, एक बार डायग्राम देख लेना जो हमने क्लास में बनाया था, उस डायग्राम के अंदर मैंने ये लिखा होगा कि या तो कंफर्मेशन की डेट, और अगर कंफर्मेशन 6 महीने में नहीं आती तो जहां 6 महीने खत्म होंगे ना, वो दिन जो होगा वो आपका पीओटी निकल के आएगा। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आज मैंने आपको ये सामान भेजा, अगर मैंने आज आपको रिमोट दिया, मैंने कहा मुझे अप्रूव करके दे देना, आपने 1 महीने के अंदर अप्रूव करके दे दिया, तो जब आपने अप्रूव करके दिया ना, वो मेरा पीओटी होगा, उस दिन मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, उसके बेस पे देना पड़ेगा। आपने 2 महीने के अंदर अप्रूव किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने में किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने अप्रूवल 6 महीने तक नहीं दी, अगर आपने अप्रूवल 6 महीने तक नहीं दी, फिर जहां 6 महीने खत्म होंगे ना, वो दिन जो होगा मेरा पीओटी निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन चाहता है कि बढ़िया क्वेश्चन बनाऊं, तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन बनाएगा। एक बार देखना क्वेश्चन में क्या जी, डेट ऑफ रिमूवल है 10 नवंबर 17। देखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, कंफर्मेशन, कि आपने कंफर्म कर दिया मुझे सामान चाहिए। एक्सेप्टेंस है 4 दिसंबर 17, इनवॉइस की डेट है 6 दिसंबर 17 और पेमेंट की डेट है 8 दिसंबर 17। तो पहली बात तो ये डेट मेरे किसी काम की नहीं है, और ये डेट मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे ये देखना है कि जब मैंने सामान रिमूव किया उसके कितने दिन में कंफर्मेशन आई। मुझे बस दो चीजें देखनी है अप्रूवल वाले केस में, कि जब मैंने सामान रिमूव किया उसके कितने महीने में कंफर्मेशन आई। अब अगर सामान रिमूव किया 10 नवंबर को, कंफर्मेशन 4 दिसंबर को आ गई, तो क्या ये कंफर्मेशन, पूरी क्लास मुझे आंसर देगी जी, सोच समझ के आंसर देना, क्या ये कंफर्मेशन 6 महीने के अंदर है या नहीं है? यार अगर आप आंसर नहीं दोगे ना, अगर आप आंसर नहीं दोगे सर, फिर क्वेश्चन कराने का मजा नहीं आएगा, सही बता रहा हूं। और मैंने तभी कहा था कि एक बार घर से पढ़ के आना टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन। अगर आपके चेहरे ऐसे होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी मुझे, फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी सर। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, 60 नंबर का जीएसटी है, बिना बात के एग्जाम खराब हो जाएगा आपका। और ये सोच के मत बैठना कि जो पिछली बार एग्जाम आया थियोरटिकल बेस आया, हर बार एग्जाम वैसा आएगा। सर वो हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अगर बच्चों वाली बातें करोगे, एग्जीक्यूटिव वाली बातें करोगे ना, अब वो टाइम नहीं चलेगा आपका। आपको सीरियस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। और अगर 60 में से आपके 50 नंबर जीएसटी में नहीं आएंगे, आपके 60-65 नंबर नहीं आ सकते, आप 20, 25, 30, 40 नंबर पे अटक जाओगे। और मैंने कई बच्चों की मार्कशीट चेक की है, मैं उनकी मार्कशीट यहां दिखाना नहीं चाहता सर। वो बच्चे कह रहे थे सर मुझे पूरी उम्मीद है 60 नंबर आएंगे, उनके 15-15, 20-20 नंबर हैं। उनके रीजन जब उन्होंने मार्कशीट भेजी, उनको मैंने दिखाया कि देखो ये रीजन है। मतलब एग्जामिनर कुछ और मांग रहा है, बच्चा कुछ और लिख रहा है। बच्चा कह रहा है मेरा सही है, एग्जामिनर कह रहा है सही कैसे है। अब हमें लग रहा है कि हमने सही लिखा, हम सही तो कुछ लिख के ही नहीं आ रहे। तो जो 15-15, 20-20, 25-25 नंबर आते हैं ना सर, वो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर गुस्सा निकालता है आपके ऊपर। आपने बहुत सारी गलतियां एग्जाम में की होती हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या गलतियां करके आए हो। तो वो गलती कब पता लगेगी, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब पता लगेगा कि हमसे गलती हो कहां रही है। तो इधर देखो ध्यान से अब जी, अब 10 नवंबर है, 4 दिसंबर है, क्या 6 महीने में अप्रूवल आ गई नहीं आ गई? यस आ गई ना। तो अगर 6 महीने के अंदर आ गई, तो जहां अप्रूवल आई वो पीओटी आ गया। तो अप्रूवल कहां पर आई, 4 दिसंबर। तो देखो जी पीओटी मेरा निकल कर आएगा 4 दिसंबर, ये मेरा पीओटी आ गया। और अगर मेरी अप्रूवल, देखो जी, अगर मेरी अप्रूवल 12 अक्टूबर को रिमूव हुआ, 12 अक्टूबर को रिमूव हुआ, और एक्सेप्टेंस आई है 2 मई को, सोच के बोला 12 अक्टूबर को मैंने रिमोट भेजा था, मैंने कहा अप्रूव करके दे दो। अब अगर भेजा मैंने 12 अक्टूबर को, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी है 2 मई को, क्या वो एक्सेप्टेंस 6 महीने के अंदर है या 6 महीने के बाद है? 6 महीने के बाद है। तो जहां 6 महीने खत्म होंगे रिमूवल से, वो दिन मेरा पीओटी बन जाएगा। तो अगर 12 अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दोबारा बोलूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 6 महीने कहां पे खत्म हो रहे हैं, अप्रैल में। तो देखो 12 अप्रैल 18, देखो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये मेरा पीओटी निकल के आ गया। तो सर इसको मैं जितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं उतना इंपॉर्टेंट कम है। एग्जाम में चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये वाला क्वेश्चन बन जाए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कई बच्चों के चेहरे बड़े उदास हैं, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार दोबारा से प्रोविजन बता दो प्लीज, ये हमें याद नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बोल देता हूँ जी।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन सेल ऑन अप्रूवल बेस वाला बना तो भैया सिंपल सी बात है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने एक्सेप्टेंस दे दी, फिर जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस दी वो आपका पीओटी बनेगा। अगर सामान को भेजे हुए 6 महीने से ऊपर हो गया, अगर 6 महीने में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो जहां 6 महीने खत्म होंगे ना, उससे अगला दिन नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा जहां 6 महीने खत्म होंगे उससे अगला दिन, मैं कह रहा हूं जहां 6 महीने खत्म होंगे वो दिन जो होगा पीओटी बन जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, इसको कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने लिखा हुआ है डब्ल्यू, ये इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है जी, ये क्वेश्चन क्रॉस कर देना। ये क्वेश्चन इन्होंने पुराना उठा के दे दिया। पुराना उठा के क्यों दे दिया, आप सब जानते हो, गुड्स वाले केस में पेमेंट अब चेक नहीं करते। अब अगर गुड्स वाले केस में पेमेंट अब चेक ही नहीं करते तो पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं होती। हाँ, जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया था उस टाइम गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते थे, अब पेमेंट चेक नहीं करते। तो इन्होंने ना क्वेश्चन जो है वो एडवांस पेमेंट वाला दे दिया। पहले गुड्स वाले केस में एक कॉन्सेप्ट होता था कि अगर 1000 तक की एडवांस पेमेंट है तो उसका पीओटी अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अगर 1000 से ऊपर की एडवांस पेमेंट है फिर उसका पीओटी सारा का सारा अभी आएगा। अब ये प्रिया कहती, क्या नाम है आपका, प्रिया। प्रिया कहती सर 1000 वाला कॉन्सेप्ट तो अभी भी है ना, आपने क्लास में करवाया था। मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, याद करो जो 1000 वाला मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था, क्या वो गुड्स वाले केस में करवाया था, सर्विस वाले केस में? हाँ, सर्विस वाले केस में। और ये कौन सा केस है, गुड्स वाला। तो गुड्स वाले केस में तो एडवांस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक बार सोच के बोला, क्या गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट पर मुझे जीएसटी देना है? नहीं देना, क्योंकि गुड्स वाले केस में जितनी मर्जी एडवांस पेमेंट आए, अब पेमेंट की डेट मेरे किसी काम की होती नहीं। गुड्स वाले केस में क्या चेक करते हैं, एक तो इनवॉइस इशू करने की डेट, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट जब आई, पेमेंट कब आई, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक ही नहीं करते। तो इन्होंने पुराना क्वेश्चन दे दिया जी। तो ये पुराना क्वेश्चन है गुड्स वाले केस में, अब ये काम नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन सर्विस वाले केस में होता ना, फिर हम पढ़ लेते। गुड्स वाले केस में एडवांस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट अब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन मैं काट रहा हूं जी, आप भी काट लेना, ये क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ, ये रिवर्स चार्ज आ गया जी 12(3). गुड्स वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज होगा तो पीओटी कैसे निकलेगा? आप में से कोई बताएगा? आप में से कोई बताना चाहता हो जी, गुड्स वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज होगा? हाँ जी, गुड्स वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज होगा तो पीओटी कैसे निकलेगा? बताओ जी, कुछ तो बता दो नालायको, आपने घर से एक बार पढ़ा होगा। अगर गुड्स वाला केस रिवर्स चार्ज में होगा तो पीओटी कैसे निकलेगा? पहला केस क्या होगा, पहले क्या निकालते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कोशिश तो करो बोलने की, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से लीस्ट? पहला, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो दिन। दूसरा, पेमेंट की डेट। और तीसरा, जहां इनवॉइस इशू हुआ उसका 31st डे। याद करो, मैंने कहा था सर्विस वाले केस में 61st डे चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में 31st डे चेक करते हैं। तो अगर मेरा गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर है, अगर मेरा गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर है, अब हर्षित बोलता, हर्षित कहता भाई कोई गुड्स भी रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं क्या? सर्विस तो मैंने सुनी थी। दूसरा बच्चा कहता है नालायक, 8 गुड्स होते हैं, 8 गुड्स। याद करो क्लास में हमने 8 गुड्स किए थे जो रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं। याद करो, कैश्यू नट्स हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, रो कॉटन हो गया, याद आ रहा कुछ आपको? लोटरी वाले केस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट वाले केस हो गया। 8 कैटेगरी गुड्स की जो रिवर्स चार्ज में कवर है उसका पीओटी कैसे निकलेगा, अब देखने जा रहे हैं। अच्छा, आ गया ना याद? ऐसे याद आता है, याद तो करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा। तो मुझे फटाफट से बताओ जी, अब जो भी केस गुड्स के मेरे रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं, पीओटी कैसे निकलेगा? पहला, जिस दिन गुड्स रिसीव किया वो दिन, जो पेमेंट की डेट होगी वो दिन, और जहां इनवॉइस इशू हुआ वो दिन नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां इनवॉइस इशू हुआ वो दिन नहीं, उसका 31st डे जो होगा ना वो निकाल लो। इन तीनों में से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी आ जाएगा। आओ जी, देखो जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जी, डेट ऑफ, देखो जी डेट ऑफ रिसिप्ट, देखो जी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 25 नवंबर आपको दी हुई है। डेट ऑफ इनवॉइस आपकी 20 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट है 28 नवंबर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार सोच समझ के बोलना। अब डेट ऑफ इनवॉइस से ना, डेट ऑफ इनवॉइस से आप ये देखो 30 दिन का खत्म हो रहे हैं। डेट ऑफ इनवॉइस के 30 दिन का खत्म हो रहे हैं। 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, मतलब 11 दिन हो गए अक्टूबर में। फिर नवंबर में हो गए
नवंबर में हमें लेने हैं जी 19 दिन। नवंबर में लेने हैं 19 दिन। अब सोच समझ के बोलना, 19 दिन नवंबर में, 11 दिन ये, तो 19 नवंबर को मेरे 30 दिन खत्म हो रहे हैं। अब अगर 19 नवंबर खत्म हो रहे हैं, उससे अगले दिन क्या बन गया, 20 नवंबर। तो देखो 31st डे जो मेरा बनेगा वो बनेगा 20 नवंबर। आपने बोल देना 20 नवंबर, 28 नवंबर और 25 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर क्या बनेगा, 20 नवंबर ना, तो मेरा पीओटी 20 नवंबर निकल के आ गया। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बातें निकल के आ रही है, सिंपल सा फंडा ही निकल के आ रहा है कि भाई ये जहां देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो गुड्स जब रिसीव किया वो दिन, एक तो जब पेमेंट हुई वो दिन, और जहां इनवॉइस इशू हुआ वहां से 31st डे, वहां से 31st डे। ठीक है जी, आगे देखो जी। अब यहाँ पे अब ये 25 नवंबर है और ये 2 दिसंबर है और ये 6 दिसंबर है। आपने आप बोल देना जी इन दोनों में से अर्लियर क्या निकल के आ रहा है जी, इनमें से अर्लियर क्या निकल के आ रहा है, 25 नवंबर ना, तो पीओटी क्या बनेगा 25 नवंबर। बच्चा कहता है सर आपने इनवॉइस की डेट का 31st डे तो निकाला ही नहीं। अगर आप इससे 31st डे भी निकालोगे ये तो वैसे ही बहुत बाद में आएगा। सर 31st डे तो वैसे ही बहुत बाद में आएगा ना, कहां चल, जनवरी में। अब अगर जनवरी की बात होगी, ये चल रहा है नवंबर, तो पीओटी क्या बनेगा, नवंबर ही तो बनेगा। तो यहाँ पे अर्लियर मेरा क्या निकल के आ गया, जिस दिन फैक्ट्री में सामान रिसीव किया वो अर्लियर आ गया, तो वो मेरा पीओटी निकल के आ गया। तो रिवर्स चार्ज वाले केस में बस आपको ये बात ध्यान देनी है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिवर्स चार्ज वाले केस में आपको बस ये बात ध्यान देनी है कि जहां इनवॉइस इशू हुआ वो दिन हमारे काम का नहीं है, वहां से 31st डे निकालो। तो 31st डे और जब फैक्ट्री में सामान रिसीव हुआ वो, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये मेरा पीओटी निकल के आ गया जी रिवर्स चार्ज में। आपने प्रोविजन क्लास में पढ़े होंगे, अगर आप प्रोविजन पढ़ के चलोगे उसके बेस पे आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी, उसके बाद फिर हमारा अब आ गया जी सर्विस वाला केस। लो जी अब आ गया टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां से ज्यादा उम्मीद होती है क्वेश्चन बनने की, यहां से उम्मीद ज्यादा होती है। एक बात मैंने सोच के बोलना जी, अब सर्विस वाले केस में तो पहली बात तो ये कोई क्लेश नहीं है कि हाँ पेमेंट चेक नहीं करनी। सर्विस वाले केस में तो पेमेंट हमें चेक करनी है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात सर्विस वाले केस में इनवॉइस इशू करने की डेट क्या होती है, 30 दिन या 45 दिन। नॉर्मल केस में 30 दिन और बैंकिंग कंपनी वाले केस में 45 दिन। अब ये 30 दिन 45 दिन कहां से इशू करेंगे, 30 दिन 45 दिन कहां से, याद करो मैंने कहा था कि जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगी और डेट ऑफ पेमेंट होगी, इनमें से जो अर्लियर होगा ना, वहां से 30 दिन और 45 दिन में इनवॉइस इशू करना है। मतलब जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगी और जो डेट ऑफ पेमेंट होगी, इनमें से जो अर्लियर होगा उसके 30 दिन और 45 दिन में इनवॉइस इशू करना है। और अगर आपने विद इन टाइम इनवॉइस इशू कर दिया, सारी क्लास एक साथ बोलेगी जी, अगर आपने विद इन टाइम इनवॉइस इशू कर दिया तो पीओटी क्या आएगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने विद इन टाइम इनवॉइस इशू नहीं किया, फिर पीओटी आएगा पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। बच्चा कहता है हाँ सर ये तो बात आपने क्लास में बताई थी। अब जो बातें मैंने क्लास में डायग्राम की फॉर्म में लिखवाई थी उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पे करेंगे। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया जी, ये आपके सामने आ गया। देखो जी अब इधर देखो, अब ये कंप्लीशन की डेट आपको दे दी है, ये इनवॉइस डेट आपको दे दी है, ये पेमेंट दे दी है, आपको बताना टाइम ऑफ सप्लाई जो मैंने छुपाया हुआ है, आंसर आप मुझे दोगे। सोच समझ के बोलना जी। डेट ऑफ पेमेंट मेरी 28 नवंबर है और डेट ऑफ कंप्लीशन है 25 नवंबर, तो अर्लियर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन 25 नवंबर। अब मेरा डेट ऑफ इनवॉइस है 20 अक्टूबर, लो जी काम ही खत्म हो गया। डेट ऑफ इनवॉइस है 20 अक्टूबर, तो अगर इनवॉइस ही सबसे पहले इशू हो गया तो पीओटी क्या बनेगा, इनवॉइस तो बनेगा। तो पहले का पीओटी देखो क्या क्या जी, 20 अक्टूबर आ गया, काम ही खत्म हो गया। मतलब यहां इनवॉइस विद इन टाइम क्या सर, टाइम से पहले इशू हो गया। और अगर इनवॉइस ही आपने सबसे पहले इशू कर दिया तो फिर पीओटी क्या निकल के आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस जो होगा वो पीओटी निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो जी, कंप्लीशन 25 नवंबर है जी, आपकी कंप्लीशन है 25 नवंबर, पेमेंट है 6 दिसंबर, पेमेंट है 6 दिसंबर, तो अर्लियर क्या बनेगा 25 नवंबर। इनवॉइस आपने इशू किया 2 दिसंबर को, तो क्या इस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया। सर 25 नवंबर से 2 दिसंबर, सोच समझ के बोला, 25 नवंबर से 2 दिसंबर, क्या 30 दिन में इनवॉइस इशू हुआ नहीं हुआ, यस हुआ। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू हो गया तो पीओटी निकल के आता है इनवॉइस की डेट
और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, तो 2 दिसंबर और 6 दिसंबर, अर्लियर क्या बनेगी 2 दिसंबर बनेगी ना, तो आप चेक कर लो पीओटी निकल के आ गया 2 दिसंबर। अच्छा कई बच्चे कह रहे हैं भाई साहब हमें तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ही याद नहीं आ रहे, याद कैसे आएंगे? मैंने कहा था एक बार पढ़ के आना, कई नालायक बच्चे कहते हैं यार छोड़ ना यार पढ़ के क्या आएंगे, वो विवेक सर ना क्लास में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे ही देते हैं, वहीं से पढ़ लेंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। और ये सब प्रोफेशनल के बच्चे हैं जी। अगर मैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को इन सेशन के अंदर बुला लूं ना कि क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको हैरानी होगी, एग्जीक्यूटिव वाले आपसे जल्दी आंसर दे देंगे। बच्चा कह रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसी बातें मत करो, एग्जीक्यूटिव वाले कैसे दे देंगे, वो तो हमारे छोटे भाई बहन है। क्योंकि वो ध्यान रखना, वो ये चैप्टर जो है ना टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यूएशन हो गया, वो अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। प्रोफेशनल वालों को लगता है ये चैप्टर थोड़ा हमारे सिलेबस में आएंगे। प्रोफेशनल वालों का एटीट्यूड सर अलग ही हो जाता है, सही बता रहा हूँ सर। प्रोफेशनल वाले बच्चों का एटीट्यूड ना अलग होता है, वो अपने आप को ना बॉस समझते हैं, वो कहते हैं ना वो यूनिवर्स बॉस। क्रिस गेल है ना, क्रिस गेल वो जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है क्रिस गेल, वो कहता है ना अपने आप को यूनिवर्स बॉस। तो प्रोफेशनल वाले बच्चे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, अरे हम तुम्हारे बॉस हैं, ये छोटे छोटे बच्चों वाले चैप्टर ना ये तो हम पहले एग्जीक्यूटिव में कर चुके हैं, अब वो बेचारे भूल चुके हैं, उनको प्रोविजन ध्यान ही नहीं आ रहे। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट कई नालायक बच्चे ऐसे हैं वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? प्रोविजन ध्यान कैसे आएंगे, क्यों क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे यार ये छोटे मोटे चैप्टर हैं, ये थोड़ा आएंगे हमारे एग्जाम में। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बन गए ना 5-5 नंबर के, इंस्टीट्यूट को मेल लिखते रहना ये क्वेश्चन क्यों बनाती है, इंस्टीट्यूट कहेगा भैया सारा कुछ था आपके सिलेबस में। और जो मेरा प्रोफेशनल का भी करंट बैच चल रहा है, कई बच्चे होंगे अगर करंट बैच के 1-2 बच्चे बैठे होंगे, उनको मैं डेली बोलता हूँ कान पकड़ के, उनको तो मैं बहुत गुस्से होता हूँ कि गलती से भी ना आप ये मत सोच लेना कि एग्जीक्यूटिव वाला सिलेबस नहीं पढ़ना आपको। सर उसके बिना तो प्रोफेशनल का ना जीएसटी इनकम टैक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कई बच्चे कहते हैं प्रोफेशनल के 5 हेड क्यों पढ़े, डिडक्शन का चैप्टर क्यों पढ़े। अब मैं करंट बैच वालों को करवा रहा हूं चैप्टर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करवा रहा हूं, उसके सारे क्वेश्चन डिडक्शन के ऊपर बेस हैं। एक चैप्टर आपके सिलेबस में अगर आपको पता होगा डीटी डबल ए, अब डीटी डबल ए के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो डिडक्शन के ऊपर बेस है। अब जो प्रोफेशनल का बच्चा ये सोच के बैठे कि डिडक्शन हमारे सिलेबस में ही नहीं दी हुई, मैं करूंगा क्यों, मत करो, क्वेश्चन सिंगल सोल्व नहीं होगा डीटी डबल ए का। जो अमेंडमेंट्स आई हैं सर, जो अमेंडमेंट्स है कंपनी की टैक्सेशन में, वो सारी बेस है पीजीपी ऊपर। अब जिसका पीजीपी क्लियर नहीं है वो क्या क्लियर करेगा? तो जो लोग कहते हैं ना 5 हेड नहीं है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं इनकम टैक्स में उनके 30 में से 10 नंबर भी नहीं आएंगे। आपको मेरी बात चुभेगी और ज्यादा चुभेगी, 10 नंबर पे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सर 5 हेड के बिना एग्जीक्यूटिव का अगर बेस क्लियर नहीं है तो प्रोफेशनल का इनकम टैक्स मेरे अकॉर्डिंग तो पता नहीं कैसे समझ में आएगा। रटने वाली बातें होंगी, समझने वाली बात नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी का भी है। अगर आपको ये लगे चलेगा कि भैया एग्जीक्यूटिव में जीएसटी पढ़ लिया, अब वो चैप्टर मुझे प्रोफेशनल में क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बिना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना थोड़ा बेस मजबूत करके चलो सर। इंस्टीट्यूट आपको सीएस ऐसे नहीं बनाएगा, वो तब बनाएगा जब कंप्लीट नॉलेज आपके पास होगी। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अब ये डेट ऑफ पेमेंट है 27 दिसंबर, हाँ जी यहाँ पे क्या है 27 दिसंबर, और ये है 25 नवंबर, अपने आप बोल देना। अब ये 25 नवंबर है और ये 27, अर्लियर क्या बन गया 25 नवंबर, तो क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस इशू हुआ है? सर क्या 25 नवंबर से 30 दिसंबर, क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस इशू हुआ है? आंसर इज नो। सर चेक करो 25 नवंबर है, 30 दिन कहां बनेंगे, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर, ये बन रहा है 30 दिसंबर। अब अगर 30 दिसंबर को इनवॉइस इशू हुआ तो इट मींस आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया फिर पीओटी क्या निकल के आएगा? सोच समझ के बोलना, अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू नहीं किया फिर पीओटी क्या निकल के आएगा? पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट आपकी है 27 दिसंबर और कंप्लीशन है 25 नवंबर, तो पीओटी आएगा 25 नवंबर, क्योंकि कंप्लीशन आपकी पहले है, देखो 25 नवंबर जो होगी ये पीओटी आ गई जी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो एक बार प्रोविजन दोबारा पढ़ लेना, प्रोविजन दोबारा से रिपीट कर दूं। जो बच्चे मेरी फैमिली के हैं, यूट्यूब फैमिली के हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रोविजन उनको दिमाग में आना चाहिए। प्रोविजन ये होता है, पहले आप चेक करोगे इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो पीओटी बनेगा पेमेंट कंप्लीशन विच एवर अर्लियर। इनवॉइस इशू करने की तारीख होती है 30 दिन 45 दिन। 30 दिन कहां से? पेमेंट और कंप्लीशन इनमें से जो अर्लियर होगा वहां से 30 दिन। अगर 30 दिन में है
तो इनवॉइस और पेमेंट में से अर्लियर ले लो, अगर 30 दिन में नहीं है तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन में से जो अर्लियर बनेगा वो पीओटी बनेगा। ये सारी बातें फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में होती है। कंप्लीट हो गया जी, लो जी, पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अगला है फिर कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन यहां पे इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बताया जी कि कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस कौन सी है। याद आ रहा है कुछ आपको? कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस में मैंने कई सारे पार्ट बनवाए थे, आपको मैं थोड़ा बहुत याद करवा दूं। एक बार डायग्राम देख लेना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं और बाकी जो बच्चे कहीं और से पढ़े होंगे उन्होंने भी क्लास के अंदर डायग्राम बनाया होगा। याद करो, क्लास के अंदर मैंने आपको बनाया था कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस में पहला केस ये बनता है जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू होती है। दूसरा केस ये बनता है कि अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है उस केस में पीओटी क्या आएगा। फिर अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है उस केस में पीओटी क्या होगा। फिर अगर मान लो मेरी कोई सर्विस है जो कंप्लीशन इवेंट के ऊपर बेस है, तो जो कंप्लीशन इवेंट के ऊपर बेस होगी उसका पीओटी क्या आएगा। अब देखो कंटिन्यू सप्लाई सर्विस में उसने बताया ही नहीं मेरे को कि ये जो आपके दो केस में दे रहा हूं वो कौन से हैं। तो एजम्पशन बेस है जी, ना तो इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन लिखी, बस अपना आंसर दे दिया। आप एजम्पशन लिखे होगे, बिना एजम्पशन के लिखोगे तो काम गलत हो जाएगा। तो देखो जी, ड्यू डेट है 14 अक्टूबर और डेट ऑफ इनवॉइस है 20 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट है 28 नवंबर। तो देखो ड्यू डेट आपको दी है, तो अगर ड्यू डेट आपको दी है तो पीओटी क्या निकल के आएगा 14 अक्टूबर, मतलब जो पेमेंट की ड्यू डेट होगी वो आपका पीओटी निकल के आएगा 14 अक्टूबर। ठीक है, अब यहां पे भी आपको ड्यू डेट दी है, ड्यू डेट है पेमेंट की 3 दिसंबर, पेमेंट आपने कर दी है 10 नवंबर, मतलब पेमेंट आपने कर दी है पहले, ड्यू डेट आपकी 3 दिसंबर को थी और इनवॉइस आपने सबसे पहले इशू कर दिया। तो अगर इनवॉइस आपने सबसे पहले इशू कर दिया तो फिर मैंने क्या कहा था, इनवॉइस की डेट ही पीओटी बनेगी, तो पीओटी बनेगा 2 नवंबर जी। ठीक है नी, तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना जी, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है और जो ऊपर गुड्स वाले केस में हमने किया था वो भी इनकम्प्लीट था। मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो इनकम्प्लीट नहीं बनेगा, बट अगर डिट्टो यहीं से कॉपी करके डाल दिया तो प्लीज आप एजम्पशन लिख के आओगे कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये केस वो है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस जिसमें ड्यू डेट असर्टेनेबल है, इसलिए हमारा पीओटी ये निकल के आ गया। और केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 तो सिंपल है, अगर इनवॉइस सबसे पहले है तो फिर पीओटी क्या निकल के आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, तो ये मेरा पीओटी आ गया जी। ठीक है, लो जी, अब आना अगले एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब जो याद करो, जो बच्चा मुझे प्रिया था, कौन था, हर्षित, प्रिया। प्रिया ने मुझे कहा था कि सर आपने ना क्लास में ना वो कहा था कि अगर गुड सर्विस वाले केस में अगर एडवांस पेमेंट आएगी, और आपने क्लास में कई सारे एग्जांपल दिए थे वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के, आपने कहा था टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाले केस में हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए एडवांस पेमेंट करते हैं। तो काफी सारी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी एडवांस पेमेंट आ गई अगली बार के सर्विस की तो पेमेंट पहले है तो पीओटी ये निकल के लाओ जीएसटी लाओ। तो टेलीकम्युनिकेशन वाले बोलते थे सर दिन में हजारों पेमेंट एडवांस में आती हैं, अब अगर किसी पर्सन की 1 रुपए पेमेंट आ गई, 2 रुपए है, 10 रुपए है, 15 रुपए है, 3 रुपए है, तो क्या इतनी छोटी पेमेंट पर हम अभी जीएसटी देने आए। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने जीएसटी में अमेंड किया था लो, और गवर्नमेंट ने कहा था अगर कोई तुमने सर्विस दी है और उसके पेमेंट एडवांस आ चुकी है और पेमेंट अगर एडवांस 1000 तक है, मतलब 1000 रुपए तक एडवांस पेमेंट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इट मीन अगर तुमने सर्विस की पेमेंट एडवांस में कर दी है और पेमेंट 1000 तक है फिर कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एडवांस पेमेंट 1000 से ज्यादा है फिर जब पेमेंट की होगी उसको पीओटी मान के उसके बेस पे जीएसटी देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा मान लो प्रोफेशनल का नया बैच वैसे अभी स्टार्ट हुआ है, कई बच्चे रेगुलर बैच के होंगे उनको पता होगा, अभी हमने स्टार्ट किया था नया बैच। ठीक है जी, मान लो मेरा अगला बैच जो है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा अगला बैच होगा जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरा नया बैच स्टार्ट होगा। एक बच्चा कहता है सर अभी बैच आपका स्टार्ट होगा ना अगस्त में, आप मुझसे एडवांस पेमेंट ले लो, 500 रुपए की बुकिंग कर लो कि मैंने आपकी क्लास लेनी है, 500 रुपए की एडवांस पेमेंट आ गई। अब सोच के बोला मेरी सर्विस स्टार्ट होगी अगस्त में, इनवॉइस कटेगा अगस्त में, सर्विस कंप्लीट होगी बाद में, बट आपने मुझे 500 रुपए की पेमेंट कर दी एडवांस। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि जो तूने एडवांस पेमेंट दी है ना वो 1000 तक है, जो तूने एडवांस पेमेंट लिया वो 1000 तक है, इस पर तुझे अभी जीएसटी पे नहीं करना, बाद में जीएसटी पे करना है जब इसका तो इनवॉइस इशू करेगा। बट एक बच्चा कहता है सर सारी की सारी फीस एडवांस में ले लो, मुझे आपसे ही कोचिंग लेनी है, मुझे कहीं और से कोचिंग लेनी नहीं है। अब अगर एक बच्चे ने मान लो 10,000 रुपए की पेमेंट मुझे एडवांस कर दी,
तो क्या उस 10,000 रुपए के ऊपर मुझे अभी गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? यस देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट 1,000 रुपए से ऊपर की है। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बस ये बात ध्यान दो, सर्विस वाले केस में 1,000 वाला कॉन्सेप्ट है, बट गुड्स वाले केस में 1,000 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो जी, यहां पे एक बार रीड कर लो। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड, इनवॉइस उसका है 4537 और इनवॉइस है 7 मई का। और आपने क्या किया, आपने बिल की पेमेंट कर दी है 5,000 रुपए। अब देखो 4,537 रुपए का इनवॉइस है, आपने पेमेंट कर दी 5,000 रुपए, मतलब आपने 463 रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी। अब जो आपने 463 की एडवांस पेमेंट की, क्या उसका पीओटी अभी निकल के आएगा? आंसर दे दो यार, क्या उसका पीओटी अभी निकल के आएगा? आंसर इज नो। जब इस सर्विस का बाद में इनवॉइस इशू होगा ना, तो वो डेट पीओटी बनेगी, ना कि पेमेंट की डेट पीओटी बनेगी। हाँ, अगर ये एडवांस पेमेंट 463 की बजाय अगर 1,463 होती, मतलब 1,463 होते, अगर 1,463 होती, उस केस में पीओटी फिर अभी निकल के आता, क्योंकि 1,000 से ऊपर हो जाती। एक बच्चा कहता है सर, फिर अगर 1,000 से ऊपर है तो क्या जीएसटी एक्सेस वैल्यू पे देना होगा या पूरी वैल्यू पे? पूरी वैल्यू पे सर, पूरी वैल्यू पे देना होगा। अगर वैल्यू 1,000 से ऊपर की है तो फिर पूरी वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा, ये मत सोचना कि एक्सेस वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप पढ़ लो जी, देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 463 इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेट इनवॉइस, भारती एयरटेल इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो 4,537, वही बात करें ना, जो एक्चुअल इनवॉइस है उसी वैल्यू पर वो जीएसटी पे करेंगे, जो एडवांस पेमेंट है उस पर भी वो जीएसटी पे नहीं करेंगे। भारती एयरटेल इशू एन इनवॉइस 55787 ऑन बी फॉर द मंथ ऑफ मे, नाउ 21 जून, मतलब 21 जून, बी मेक पेमेंट 5,324, उसने पेमेंट की 5,324, क्यों? क्योंकि 463 वो एडवांस पेमेंट कर चुका था। देखो 463 ऑलरेडी पेड इन एक्सेस, भारती शेल पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5,787, मतलब भारती एयरटेल जो होगी वो पूरी वैल्यू पर जीएसटी पे करेगी। क्यों? क्योंकि एडवांस पेमेंट पर उसने पहले जीएसटी पे नहीं किया होगा, क्योंकि एडवांस 1,000 तक का था। तो आपके एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, आपके एग्जाम में सर ध्यान रखना केस स्टडी बन जाएगी। अगर आपको 1,000 वाला प्रोविजन ध्यान नहीं होगा ना, तो सारा काम खराब हो जाएगा। अगर 1,000 वाला प्रोविजन ध्यान नहीं होगा तो सारा काम गलत हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये बात जी। यहाँ पे 5,787, इसका पूरा का पूरा पीओटी बाद में आपका आएगा। जो 463 एडवांस है उस पे जीएसटी आपको पहले पे नहीं करना, बाद में। अगर यहाँ 463 की बजाय 1,000 रुपए से ऊपर एडवांस पेमेंट होती ना, फिर सारा जीएसटी मुझको भी देना पड़ता। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया जी एडवांस पेमेंट। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको आता है, चैट बॉक्स में लिखने की बजाय जब वीडियो खत्म होगी ना, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैंने कल देखे थे, एक दो बच्चे के डाउट्स आए थे, और मेरे ख्याल से एक बच्ची है, एक बहुत, मतलब उस बच्चे ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने उनके रिप्लाई भी साथ साथ कर दिए। मैं उस बच्चे का नाम स्पेशल लेना चाहता हूँ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उस बच्चे का नाम है, एक मिनट रुको, बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम है स्नेहा शर्मा। स्नेहा ने ऑलमोस्ट हर बच्चे के डाउट का रिप्लाई कर दिया, मुझे रिप्लाई करने ही नहीं दिया। बट एक नालायक बच्चा है जी, उसने डाउट पूछा है, बच्चा कहाँ गया, विकास ने डाउट पूछा है। जब मैंने कहा था कॉम्पोजिट स्कीम में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्पोजिट वाले इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, विकास कह रहा है बट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस तो कर सकते हैं ना, ओनली इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते हैं। ये पता नहीं विकास आपने कैसे पढ़ा, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है कि अगर आप सर्विस की इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, कॉम्पोजिट स्कीम वाले जी, आपको मैं एक बार ऐसा करना, आप लो एक बार ओपन कर लेना जी। अगर आप लो एक बार ओपन करोगे तो वहां इंटर स्टेट सप्लाई करने से मना किया हुआ है, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप कुछ भी करो, इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसके भी, मैं कह रहा हूं जिसके भी इसमें डाउट्स होंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर कोई बच्चा स्नेहा जैसा रिप्लाई कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, आओ जी, आ गया वो, लो जी ये केस आ गया रिवर्स चार्ज। लो जी केस आ गया रिवर्स चार्ज का, फटाफट से बोल दो जी। अब अगर केस रिवर्स चार्ज का है, तो रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या था सर्विस वाले केस में?
फटाफट से बोल दो, रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या था? रिवर्स चार्ज वाले केस में था अगर पेमेंट, हाँ नहीं फटाफट से बोलना, अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई, अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई तो पेमेंट हमारी पीओटी बनेगी। और अगर इनवॉइस की डेट के 60 दिन में पेमेंट नहीं आती, फिर जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा, दैट इज 61st डे, अगर आपको ध्यान आता हो। बच्चा कह रहा है अभी तो आपने कहा था 31st डे करते हैं, नालायक वो गुड्स वाले केस में करते हैं। ये बात हो रही है सर्विस वाले केस की। अगर सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज की बात करूंगा, इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट आ गई तो पेमेंट पीओटी है। अगर इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट नहीं आती तो फिर 61st डे जो होगा ना वो पीओटी बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। आओ जी एक बार चेक कर लो। इनवॉइस 14 अक्टूबर को है, ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 अक्टूबर को है, और डेट ऑफ पेमेंट इन बैंक अकाउंट हो गई 21 अक्टूबर। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, तो इनमें से अर्लियर क्या बनेगा जी? पहले तो बताओ इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 20 अक्टूबर, तो ये मेरी पेमेंट बनेगी। अब क्या 14 अक्टूबर 20 अक्टूबर क्या 60 दिन में पेमेंट है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है। 14 अक्टूबर को इनवॉइस है, 20 अक्टूबर को पेमेंट है, तो 60 दिन के अंदर है, तो पीओटी क्या बनेगा? पेमेंट की डेट देखो 20 अक्टूबर जो होगी वो पीओटी बन गया। उसके बाद देखो जी, 4 सितंबर को इनवॉइस है और 28 नवंबर, क्योंकि इनमें से अर्लियर क्या बन गया? 28 नवंबर, तो पीओटी मतलब पेमेंट बन गई 28 नवंबर। तो अगर 4 सितंबर को इनवॉइस वो है इनवॉइस और पेमेंट है 28 नवंबर को, तो क्या 60 दिन में पेमेंट आ चुकी है? क्या इनवॉइस की डेट के 60 दिन में पेमेंट आ चुकी है? आंसर इज नो। तो अगर 60 दिन में नहीं आई तो क्या करेंगे? जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा फिर वो पीओटी बनेगा। आओ जी अब निकाल लो। 4 सितंबर है तो 5 6 7 8 9 10, तो 6 दिन तो ये हो गए सितंबर। फिर 20 दिन सितंबर के और हो गए, 26 दिन हो गए। उसके बाद फिर आपका अक्टूबर में हो गए हमारे 31, अक्टूबर में 31 हो गए, तो टोटल हो गए 57, 57 हो गए। 3 दिन नवंबर के, 3 दिन अगर नवंबर के काउंट करूंगा तो 3 नवंबर को मेरे 60 दिन हो गए। अब अगर 3 नवंबर को 60 दिन खत्म हो रहे हैं, उससे अगला दिन क्या बन गया? 4 नवंबर, देखो ये पीओटी बन गया 4 नवंबर। तो जहां 60 दिन खत्म हुए उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी बन जाएगा, ये 4 नवंबर जो होगा ये मेरा पीओटी बन जाएगा। तो बताओ सर रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या था? बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे। पहले केस में 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई तो पेमेंट पीओटी बन गया। दूसरे केस में 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आई तो 61st डे जो होगा वो पीओटी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा एक ना मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, अगर किसी बच्चे को क्लास में कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में डाल दिया, बाई चांस उसका रिप्लाई नहीं आया, ना तो किसी बच्चे ने किया ना मैं देख पाया, तो 9643036663 ये मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वो बात अलग है तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेट 11,000 से ऊपर अनरीड मैसेज हैं। बच्चे कह रहे फिर आप हमारा कहाँ रीड करोगे? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि कई बार मैं फोन उठाता हूँ ना, जिनके ऊपर ऊपर मैसेज होते हैं तो उनको मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको जो क्लास है इनमें से कोई भी डाउट आ रहा है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना चाहिए। पहले कमेंट बॉक्स में डालना, अगर कमेंट बॉक्स में अगले सेशन तक रिप्लाई नहीं आया या किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, कि सर ये रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट समझ में नहीं आया या फॉरवर्ड चार्ज वाला नहीं आया या ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा जी। ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली ना अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई करता हूँ, जब मैं 4:30-5 बजे सुबह उठता हूँ, तो 4:30-5 से लेकर मैं नॉर्मली 5:30-6 बजे तक बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आप उस टाइम या रात को अगर लेट नाइट मैसेज करोगे तो मैं सुबह सुबह उठ के आपका मैसेज देख लूंगा शायद। ठीक है, तो जो भी आपका होगा मुझे कर देना चाहिए। तो ये रिवर्स चार्ज वाला हो गया जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। याद करो जी, अब जो पीओटी निकालते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज वाले केस में, वो कैसे निकालते हैं? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की वो दिन, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की वो दिन, और जब आपका पेमेंट आई वो दिन भी एवरेज कर दिया। देखो ये क्या लिखा है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर होगा, उस केस में आपका पीओटी निकल के आता है। एक बार क्वेश्चन देख लो जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोहा प्राइवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, इट हैज रिसीव टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी जोन लिमिटेड ऑन 1st January 18। जोन लिमिटेड रेज ऑन सोहा प्राइवेट लिमिटेड एन इनवॉइस 55,000 ऑन 10th February 18। जोन लिमिटेड डेबिटेड इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स 25 फरवरी एंड मेक पेमेंट 25 मार्च। आपने बोल देना चाहिए। अब जो उसने क्या किया है, उसने बुक्स में डेबिट किया है, कब डेबिट किया? 25 फरवरी को।
और पेमेंट कब की है जी? 25 मार्च को। मेरा पूरी क्लास से अर्ली, मेरी पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इनमें से अर्लियर क्या है जी? सर इनवॉइस की डेट मेरे किसी काम की नहीं है। बच्चा कह रहा है सर अर्लियर तो 1 जनवरी है। अर्लियर 1 जनवरी है, बट एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले केस में चेक करो, हम इनवॉइस तो चेक ही नहीं करते ना। हम क्या चेक करते हैं भैया? बुक में एंट्री कब पास के देखो, द डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट तो हमारे किसी काम की होती नहीं। तो भैया 25 फरवरी और 25 मार्च, अर्लियर क्या बनेगा? 25 फरवरी ना, तो देखो पीओटी निकल के आ गया जी, टाइम ऑफ सप्लाई जो निकल के आ गया 25 फरवरी निकल के आ गया, ये पीओटी हो गया। तो वैसे ना ये टाइम ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन ये लगा लो हर अटेम्प्ट के अंदर नहीं बनते, बट एक अटेम्प्ट छोड़ के जरूर बन जाते हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट ने काफी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं सर, आपके पेजेस काफी सारे ऐड किए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन ये वाले हैं। तो हमें करने जरूर चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कहाँ से डाल देगा जी। और 1-1.5 घंटे की बात, अगर डेली आगे 1-1.5 घंटा आप सामने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन तो मैं ही करवा दूंगा ना। आप अपनी रिवीजन करो, प्रोविजन करो, सब कुछ करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप मेरे ऊपर छोड़ दो जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, लो जी अभी आ गया हमारा, अच्छा एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, आओ जी एग्जाम्पल देखो जी फटाफट से। अच्छा अभी तो कई क्वेश्चन हमारे पड़े हैं, मुझे तो नहीं लग रहा फिर आज हम वैल्यूएशन कर पाएंगे, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं, अभी 15-20 मिनट तो है ही है। ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यूएशन ऐसा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्लास में एक तो वैल्यूएशन पढ़ के आना है, रूल्स भी साथ में पढ़ के आने हैं आपने, सेक्शन और रूल्स आपने दोनों पढ़ के आने हैं, और अगर टाइम हो तो आईटीसी का चैप्टर आप पढ़ के आओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन के सेक्शन और रूल्स आपने दोनों पढ़ के आने नेक्स्ट क्लास में, और अगर टाइम हो तो आईटीसी वाला चैप्टर भी आप पढ़ के आओगे। टाइम लगा तो आईटीसी वाले चैप्टर के क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर वैल्यूएशन के सेक्शन और रूल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ इधर देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीशन आपकी दी हुई है जी, अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाओ। मैं बैठा हूं जी, मैं बैठा हूं, मैं चाहता हूं आंसर आप निकालो जी। आपको कंप्लीशन की डेट दी है, इनवॉइस की डेट दी है, ठीक है, और आपको पेमेंट डेट दी है, आपको पीओटी निकालना है सेक्शन 13 के बेस पे। सेक्शन 13 टू फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 13 टू फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे पीओटी निकालना है। निकालो जी फटाफट से निकालो। नलायको बैठ क्यों गए? मैं बैठा हूं, आप तो क्वेश्चन करो। बच्चा कह रहा है आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, छोले पूरी का प्रसाद लेके जाना। नालायक, जल्दी करो फटाफट से जी, इसका पीओटी निकाल के बताओ जी आप। हाँ जी, निकाल लिया जी। मैं सेल चेंज कर रहा था, पता लगे बोलते बोलते सेल खत्म होने वाले थे, आवाज ही बीच में चली जाए। लो जी, एक बार चेक कर लूँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी पीओटी निकाल लिया। और ये फटाफट से आओ यहाँ पे, इधर देखो जी, कंप्लीशन और पेमेंट, इसमें से अर्लियर क्या है जी? कंप्लीशन पेमेंट में से अर्लियर क्या है? कंप्लीशन है। क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? जल्दी बोलो सर, क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? बिल्कुल है। और अगर 30 दिन में इनवॉइस है तो पीओटी क्या आएगा? इनवॉइस और पेमेंट भी चेवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस 11 अगस्त को है, पेमेंट 26 अगस्त को है, अर्लियर क्या है? 11 अगस्त हो गया ना, तो देखो पहले एक आंसर आ गया जी 11 अगस्त, ये पीओटी आ गया। बताओ क्या था, बच्चों वाली गेम है। आगे देखो जी, 1 अगस्त हो गया जी, हाँ जी 1 अगस्त हो गया, और 16 जुलाई हो गया। अर्लियर फिर क्या बन गया? 16 जुलाई। अब क्या 16 जुलाई और 11 अगस्त क्या 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? क्या 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? फिर दोबारा 30 दिन में इनवॉइस है। अगर 30 दिन में इनवॉइस है तो पीओटी क्या निकल के आएगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अपने बोल देना, इनवॉइस मेरा 11 अगस्त को है, पेमेंट मेरी 1 अगस्त को है, तो अर्लियर अब क्या बन गया? 1 अगस्त। तो पेमेंट की डेट मेरा पीओटी निकल के आ गई, 1 अगस्त मेरा पीओटी आ गया। उसके बाद देखो ये अगला क्या है, यहाँ पे पार्ट पेमेंट हो रही है 1 अगस्त को और रिमेनिंग हो रही है 26 अगस्त को, तो इसके 2 पीओटी निकलेंगे जी। पार्ट पेमेंट का अलग निकलेगा और बैलेंस पार्ट पेमेंट का अलग निकलेगा। तो पहले निकालते हैं पार्ट पेमेंट का, 1 अगस्त और 16 जुलाई। अर्लियर क्या बनेगा? 16 जुलाई। क्या उसके 30 दिन में इनवॉइस है नहीं है? बिल्कुल है। अगर 30 दिन में इनवॉइस है तो फिर 11 अगस्त
और 1 अगस्त, अर्लियर क्या बनेगा 1 अगस्त, तो पार्ट पेमेंट का इन पीओटी आ गया 1 अगस्त आ गया। अब बैलेंस पार्ट पेमेंट हो गई जी, ये 26 अगस्त है जी, और ये हमारा 16 जुलाई है। अर्लियर क्या बन गया 16 जुलाई। 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर 30 दिन में है तो फिर पीओटी क्या बनेगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट मेरी 11 अगस्त है, पार्ट पेमेंट मेरी 26 अगस्त को है। 11 अगस्त 26 अगस्त, अर्लियर क्या बन गया 11 अगस्त। तो देख लो जी, पार्ट पेमेंट का मेरा आएगा 1 अगस्त आएगा और बैलेंस का आएगा 11 अगस्त। देखो वो पीओटी आ गया। तो दो पीओटी निकालने हैं, बैलेंस पेमेंट मतलब एक पेमेंट का अलग निकालो, दूसरी का अलग निकाल लो जी। आगे देखो जी, यहाँ पे 12 जुलाई पार्ट पेमेंट है, यहाँ 16 जुलाई है। अब इनमें से अर्लियर क्या आ गया 12 जुलाई आ गया। सोच समझ के बोला 12 जुलाई आ गया। अब अगर 12 जुलाई आ गया तो क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है। सर ये 12 जुलाई है, क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं, आंसर इज यस, 30 दिन में है। देखो 12 जुलाई और यहाँ 11 अगस्त है, पूरे 30 दिन के अंदर अंदर है। और अगर 30 दिन के अंदर है तो पीओटी क्या आएगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस मेरा है 11 अगस्त को, पेमेंट मेरी क्या है 12 जुलाई को, तो अर्लियर क्या बनेगा 12 जुलाई। तो देखो ये 12 जुलाई आपका पीओटी आ गया। अभी गेम खत्म नहीं हुई, अब यहाँ पे पेमेंट है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई और 16 जुलाई, अर्लियर अब क्या बन गया जी, ऑब्वियस सी बात है 15 जुलाई। अर्लियर 15 जुलाई है, क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है, क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर 30 दिन में है तो फिर पीओटी क्या बनेगा, इनवॉइस 11 अगस्त, पेमेंट 15 जुलाई, विच एवरेज अर्लियर क्या बनेगा 15 जुलाई। तो 15 जुलाई आपका निकल के आ गया। और अगर कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट होगा ना, अगर जिसने सही ढंग से घर जाके रिवीजन की होगी, वो देख चुका होगा जब पेमेंट ही सबसे पहले है। देखो लास्ट केस में आप चेक करो, लास्ट केस में पेमेंट की डेट जो है ना 12 जुलाई हो या 15 जुलाई हो, वो सबसे पहले है। और अगर पेमेंट की डेट सबसे पहले है तो ऑब्वियस सी बात है पीओटी क्या बनेगा, पेमेंट की डेट ही बनेगा। तो देख लो यहाँ पे 12 जुलाई और 15 जुलाई आपका ये पीओटी आ गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो ये एग्जाम्पल नंबर, अगला क्वेश्चन पे आओ जी। वो कह रहे हैं मुग्धा प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी, मुग्धा प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, इट रिसीव एडवांस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम क्लाइंट ऑन 23 जून फॉर द सर्विस टू बी रेंडर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अपने बोल देना एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपए की आ गई है जी, जिसकी सर्विस अभी जुलाई में देनी है, बट पेमेंट आई कब है 23 जून को। तो अगर एडवांस पेमेंट, सोच के बोला, अगर एडवांस पेमेंट 1,000 रुपए से ऊपर की है तो पीओटी बाद में या अभी अभी आएगा। एक्सेस वैल्यू पूरी वैल्यू पूरी वैल्यू, तो इस 1 लाख रुपए का पीओटी अभी निकल के आएगा जब पेमेंट आई है 23 जून को। आप इसका आंसर चेक कर सकते हो जी, देख लो जी, 23 जून को आपका पूरा का पूरा पीओटी आ गया। अगला देखो, रोहन लिमिटेड प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर भाटिया एंड सन ऑन 5 जून एंड बिल किया है 1,20,000 का, बिल किया 1,20,000 का ऑन 10 जुलाई, इट रिसीव द पेमेंट फॉर द सेम ऑन 14 जुलाई। आपने बोल दो जी, अब बिल आपने किया 10 जुलाई को और पेमेंट आपने की है यहाँ पे 14 जुलाई को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पेमेंट अगर 14 जुलाई को है और आपने सर्विस कब दी है जी 5 जून को, तो क्या इस दिन के 5 जून के 30 दिन में इनवॉइस इशू हो गया। इनवॉइस आपने कब इशू किया सर, इनवॉइस आपने इशू किया है 10 जुलाई को। तो अगर इनवॉइस 10 जुलाई को है और सर्विस कंप्लीट हो चुकी है 5 जून को, तो 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं है। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं है तो पीओटी क्या निकल के आता है जी, अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं करते तो पीओटी क्या आता है, फिर पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो आप चेक कर लो, पेमेंट हमारी कब आ रही है 14 जुलाई, कंप्लीशन कब है 5 जून, तो पीओटी क्या निकल के आएगा, कंप्लीशन की डेट। तो 5 जून मेरा पीओटी होगा। आंसर कहाँ पे है जी, हाँ ये देख लो जी, 5 जून हमारा पीओटी आ गया। देखो कह रहे हैं इनवॉइस जो है टाइमली इशू नहीं किया, इसलिए 5 जून आपका पीओटी आ गया जी। ठीक है, तो ये बातें जो आपने अभी ऊपर प्रोविजन पढ़े हैं उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो भैया दूसरे केस में आप चेक कर लो, ये कंप्लीशन आपकी 5 जून को है, उसके 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं किया क्योंकि इनवॉइस आपने इशू किया 10 जुलाई, तो 30 दिन में तो है नहीं, 30 दिन के बाद है। तो अगर इनवॉइस 30 दिन के बाद इशू किया है तो आपका पीओटी क्या निकल के आएगा जी, जल्दी बोलो। अगर इनवॉइस 30 दिन के बाद इशू किया तो पीओटी आएगा पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो कंप्लीशन 5 जून को है तो वही डेट जो होगी आपका पीओटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, लो जी, अब जाके हमारे क्वेश्चन ये वाले कंप्लीट हो गए। अब लास्ट सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 14, इसके हमें क्वेश्चन करने हैं। बट इस सेक्शन 14 का ना, इस सेक्शन 14 का मैं आपको ना 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जी। एक तो ये वाला होमवर्क, ये वाला पेज नंबर है मॉड्यूल का पेज नंबर 91,
पेज नंबर 91 पे एक तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है जी, आंसर मत देखना, कसम लगेगी आपको, देख लो पाप लगेगा। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है और एक ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है जी। ये तीन आपके होमवर्क है। ये जो बड़े वाला क्वेश्चन है ये मैं करवा दूंगा, इस बड़े वाले क्वेश्चन के बेस पे ही अगले तीन क्वेश्चन है। तो वो तीनों मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई बच्चा लास्ट तक क्लास देख रहा है और होमवर्क करके आता है। अगली क्लास में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन और आईटी से एक बार अपनी रिवाइज करके आने हैं। वैल्यूएशन तो हम 100% कंप्लीट करेंगे, टाइम बचा तो आईटीसी को देखेंगे, नहीं तो वैल्यूएशन तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। आओ जी सेक्शन 14 की बात करते हैं, बट 14 से पहले पहले इसका प्रोविजन समझो, प्रोविजन क्या है। अगर आपको याद आ रहा हो जी, याद करो सेक्शन 14 में क्या था। सेक्शन 14 में ये था जी, अगर आपके जीएसटी का रेट चेंज हो गया उस केस में पीओटी कैसे निकल के आएगा। सेक्शन 14 ये बात कहता है कि अगर आपके जीएसटी का रेट चेंज हो गया तो पीओटी क्या निकल के आएगा, और रेट कौन सा लगेगा, पुराना रेट लगेगा या नया रेट लगेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर तो सेक्शन 14 ना हमें ध्यान आ रहा है, आपने क्लास में ये समझाया था कि अगर जब भी जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में जब भी आपको पीओटी निकालना पड़ेगा ना, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सर्विस कंप्लीट कहां पर हुई है। मैं कहा बहुत बढ़िया। बच्चा कहता सर फिर आपने कहा था कि जहां कंप्लीट हुई होगी ना उस कंप्लीशन के साथ जो एलिमेंट होगा वो पीओटी निकल के आएगा। चलो कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को नहीं है, उन्हें मैं बता देता हूं जी, उन्हें मैं बता देता हूं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो यहां सर्विस मैंने स्टार्ट की है और यहां सर्विस मेरी कंप्लीट हो रही है और जीएसटी का रेट चेंज हो गया, मान लो यहां पर। भाई जब मैंने सर्विस स्टार्ट की ना, मान लो उस टाइम था 18% और अब हो गया 12%। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आ रही है, कंफ्यूजन ये आ रही है कि मैं अपनी सर्विस पर 18 एप्लीकेबल करूं, 12 एप्लीकेबल करूं, एप्लीकेबल क्या करूं। तो सेक्शन 14 कहता है पहले ये बताओ तुम्हारी कंप्लीशन कहां है। अगर तुम्हारी कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है या तुम्हारी कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, उसके बेस पे ही पीओटी आएगा। अच्छा इस केस में मेरी कंप्लीशन कहां है, रेट चेंज के बाद है, मतलब मेरी कंप्लीशन नए रेट में है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीशन मेरी पहले हो जाए और ये जो इनवॉइस और पेमेंट है वो शायद बाद में हो। वो तो डिपेंड करता है वो सर्विस कौन सी है। तो गवर्नमेंट कहती है पहले ये चेक करो तुम्हारी जो सर्विस है, तुमने जो सप्लाई की है वो कंप्लीट हुई कहां है। अगर वो रेट चेंज के बाद कंप्लीट हुई है या वो रेट चेंज से पहले कंप्लीट हुई है, उसके बेस पे ही पीओटी आएगा। मैं कहा सर बताओ तो सही पीओटी क्या आएगा। सेक्शन 14 कहता है देखो जी, जहां पर भी कंप्लीशन है, 5 मिनट और रुक जाना, लाइनें सुन के चले जाना, आप याद करोगे सेक्शन 14 लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी दे रहा हूं कभी नहीं भूलोगे। सेक्शन 14 ये बात कहता है कि जहां पर भी कंप्लीशन होगा ना, चाहे वो रेट चेंज से पहले हो चाहे रेट चेंज के बाद हो, जहां पर भी कंप्लीशन होगा उस कंप्लीशन के साथ जो एलिमेंट होगा ना वो पीओटी आ जाएगा। उस कंप्लीशन के साथ जो होगा वो पीओटी आ जाएगा। बट हां, अगर इनवॉइस और पेमेंट अलग है, कंप्लीशन अलग है। अगर इनवॉइस पेमेंट अलग है, कंप्लीशन अलग है, तो फिर इनवॉइस और पेमेंट इनमें से जो अर्लियर होगा वो पीओटी आएगा। मतलब सेक्शन 14 में रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है जी। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है। सेक्शन 14 में ये याद रखना हमेशा कि कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बनती। सेक्शन 14 में ये बात हमेशा ध्यान रखना जी, कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बनती, बस ये बात ध्यान देना। सॉरी जी, हाँ जी। तो सेक्शन 14 में ये बात हमेशा ध्यान देना कि कंप्लीशन की डेट जो होती है वो कभी पीओटी नहीं बनती। या तो पीओटी बनेगी इनवॉइस की डेट या पीओटी बनेगी पेमेंट की डेट, कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बनेगी। तो ये बच्चे कह रहे हैं यार ऐसा हमने पढ़ा भी था 14 में, कंप्लीशन की डेट पीओटी नहीं बनती। दूसरे बच्चे कह रहे हैं यार मुझे भी याद नहीं आ रहा यार, सेक्शन 14 तो याद ही नहीं आ रहा। याद कैसे आएगा, अगर एक बार घर जाके थोड़ी सी कॉपी खोल के देखी होगी, उसके अंदर मैंने दो डायग्राम बनवाए थे। मैंने कहा था एक केस में कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है, तब क्या केस बनेंगे, एक केस में कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, तब क्या केस बनेंगे। लास्ट में क्रक्स मैंने आपको लिखवाया था कि सेक्शन 14 का पीओटी कंप्लीशन पर बेस होता है, बट कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बनती।
सेक्शन 14 का पीओटी कंप्लीशन पे बेस होता है, बट कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बनती। या तो पीओटी बनेगी इनवॉइस या पीओटी बनेगी पेमेंट, वो डिपेंड करता है कंप्लीशन की डेट के साथ क्या है। तो कंप्लीशन की डेट के साथ जो भी एलिमेंट होगा ना वो पीओटी बन जाएगा। अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस पीओटी बनेगी, अगर पेमेंट है तो पेमेंट पीओटी बनेगी, अगर दोनों ही अलग हैं तो फिर उनमें से अर्लियर बनेगा, कंप्लीशन कभी पीओटी नहीं बनेगा। आपको मैं दिखाता हूं अब क्वेश्चन। इधर देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लो इधर देखो ध्यान से। डेट ऑफ एक्चुअल प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन आपको दी हुई है। अब ध्यान सुना जी, ध्यान सुना बिल्कुल। अब यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो। 1 जून, ध्यान सुनना, 1 जून को रेट चेंज हुआ है। पहले रेट आपका था 18% और अब हो गया 12%, मतलब 18 से 12 हुआ 1 जून को। मैं दोबारा बोलूंगा, 18% से 12% हुआ है 1 जून को। 1 जून को रेट चेंज हुआ है। अब देखो जी, कंप्लीशन अप्रैल मतलब रेट चेंज से पहले, कंप्लीशन अप्रैल में है ना, रेट चेंज से पहले है। इनवॉइस 12 अप्रैल, रेट चेंज से पहले, रेट चेंज से पहले। पेमेंट जो है 1 जून को है, मतलब रेट चेंज के बाद और रेट चेंज के दिन है। सोच समझ के बोलना, कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पहले और पेमेंट बाद में। कंप्लीशन पहले, इनवॉइस पहले, पेमेंट बाद में। तो कंप्लीशन के साथ क्या है, कोशिश करो ना, कंप्लीशन के साथ क्या है। सर इनवॉइस है तो फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा, देख लो इनवॉइस क्रिएट बनेगा, दैट इज 12 अप्रैल। देख लो ये पीओटी निकल के आ गया, ये पीओटी आ गया। बताओ है क्या। और आपको मैं दिखाऊं, ये देख लो आंसर, आंसर सबके मैंने दिखा दिया, आंसर मत देखना। अब देखो जी, कंप्लीशन 31 मई, कंप्लीशन पहले, उसके बाद इनवॉइस 14 जून, इनवॉइस बाद में, और पेमेंट 24 जून, पेमेंट बाद में। तो कंप्लीशन पहले, इनवॉइस और पेमेंट बाद में। कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, इनवॉइस और पेमेंट बाद में। तो अगर इनवॉइस और पेमेंट बाद में, तो भैया इन दोनों में से अर्लियर क्या बनेगा, 14 जून। तो देखो 14 जून आपका नए वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जहां पीओटी आएगा उस टाइम जो भी रेट चल रहा होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाता है। आगे देखो जी, कंप्लीशन 30 मई, हाँ जी, कंप्लीशन 30 मई मतलब रेट चेंज से पहले। तो कंप्लीशन पहले, इनवॉइस बाद में, इनवॉइस बाद में, और पेमेंट जो है पेमेंट पहले है। आपने बोल देना कंप्लीशन पहले, पेमेंट पहले, इनवॉइस बाद में। कंप्लीशन पहले, पेमेंट पहले, इनवॉइस बाद में। तो कंप्लीशन के साथ क्या है, जल्दी बोलो, कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है। तो देखो पेमेंट 31 मई, पीओटी आ गया, पुराना रेट लग गया। अच्छा सर, मतलब ये क्रक्स निकल के आ रहा है कि जहां कंप्लीशन होगी पहले तो वो देखेंगे, और कंप्लीशन के साथ जो एलिमेंट आ रहा होगा वो डेट पीओटी बना देंगे। मैंने भी तो यही कहा था। इधर देखो, अगला देखो। अब 1 जून जी, कंप्लीशन बाद में, कंप्लीशन नई रेट में आ गई जी, कंप्लीशन बाद में, और इनवॉइस चला गया पहले, और पेमेंट भी चली गई पहले। आपने आप बोल देना कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस और पेमेंट पहले। कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस पेमेंट पहले। तो भैया इनवॉइस और पेमेंट में से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा। तो देखो अर्लियर क्या, 30 मई। तो देखो 30 मई पीओटी, आपका पुराना रेट जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो जी, कंप्लीशन बाद में, कंप्लीशन बाद में आपकी इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में। अब कंप्लीशन बाद में, पेमेंट बाद में, इनवॉइस पहले। हाँ जी, कंप्लीशन बाद में, पेमेंट बाद में, इनवॉइस पहले। तो कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है। तो देख लो 10 जून आपका पीओटी आ गया, नया रेट लग गया। अब देखो जी, कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। हाँ जी, कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले। तो कंप्लीशन के साथ क्या है, इनवॉइस है। तो देख लो इनवॉइस पीओटी बन गया, आपका जो पुराना रेट होगा, सॉरी नया रेट जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्रक्स लिख लेना जी, क्रक्स लिख लेना लास्ट। क्रक्स क्या लिखोगे, लाइन बोल रहा हूं जो बच्चे लिखना चाहते हैं। सेक्शन 14 का पीओटी कंप्लीशन पर बेस्ड होता है। सेक्शन 14 का पीओटी कंप्लीशन पर बेस्ड होता है, बट कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं आती, कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं आती। फिर पीओटी क्या आएगा, जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा, जो भी एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वो पीओटी बन जाएगा। जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वो पीओटी बन जाएगा। अगर 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 कंप्लीशन बाद में, अगर कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस और पेमेंट पहले, या कंप्लीशन पहले और इनवॉइस और पेमेंट बाद में। मतलब ये दोनों अलग हैं और ये अलग हो गया।
तो फिर इनवॉइस और पेमेंट में से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, कंप्लीशन के साथ जो एलिमेंट होगा वो पीओटी बनेगा। अगर 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 कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस पेमेंट पहले, ठीक है नी, या कंप्लीशन पहले, सॉरी कंप्लीशन पहले और इनवॉइस पेमेंट बाद में, तो फिर इनवॉइस और पेमेंट में से जो अर्लियर होगा फिर वो पीओटी बनेगा। तो जो पीओटी बनेगा, जहां पीओटी बनेगा उस टाइम जो भी रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। बात खत्म जी। तो ये सारे क्वेश्चन पीओटी के हैं। बाकी 3 आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, ये और ये होमवर्क है जी, ये आपने करके आने हैं जी। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन का। तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतना टाइम लग जाएगा, बट वो ये प्रोविजन भी साथ साथ बताने पड़ते हैं, और आपके चेहरे अभी भी उड़े हुए हैं कई बच्चों के। ठीक है जी, तो वो चेहरे उड़े इसलिए हैं क्योंकि आप सही ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे। अभी भी टाइम है, दोबारा बोल रहा हूँ जी, रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन और आईटीसी की, क्योंकि अगर बिना रिवीजन के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो बातें रटने वाली होंगी, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार रिवीजन करके आओगे फिर क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा जी। तो ये 3 आपका होमवर्क है जी, होमवर्क करके आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी अब होगी ट्यूसडे को, क्योंकि आज हमारा सैटरडे है। नेक्स्ट क्लास होगी आपके ट्यूसडे को। कल संडे को डाउट सेशन किस टाइम होगा मैं आपको एक बार अनाउंस करके बता दूंगा, अगर होगा तो, क्योंकि कल एग्जीक्यूटिव वालों के ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवानी है। वो बच्चे भी नालायक हैं, उनको मैंने कहा था 3 दिन में चैप्टर खत्म करवा दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, और उनका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो काफी सारे बच्चे, तो वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रिवीजन से वही सेम चीज है जी, तो उनके अंदर भी एक आधा लेक्चर अब ज्यादा लग रहा है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं संडे का लेक्चर उनके एमसीक्यूज के ऊपर लगाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ सुबह या दोपहर को आपके डाउट सेशन में अनाउंस कर दूं, तो उसके अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। नहीं तो हमारा ट्यूसडे को फिर रिवीजन क्लास होगी, रिवीजन क्लास मतलब क्वेश्चन की क्लास होगी, किसकी, वैल्यूएशन और आईटीसी की। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अगर फायदा मिलता है तो लाइक का बटन दबा के नहीं, ठोक के जाया करो, लाइक का बटन ठोक दिया करो। बच्चा कह रहा मोबाइल ना टूट जाए, मतलब ठोक का मतलब अच्छे से प्यार करके जाया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ फायदा 1% भी हो रहा ना, तो आपका एक लाइक मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप जानते नहीं हो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसे लगता है कि हाँ आप देख रहे हो, आप काम कर रहे हो, मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, वंस अगेन जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू ऑल, बाय बाय।